मैं शहर में अपने मामा के घर रहता था। वे दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी का कमरा का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं करना मुश्किल हो जाता है, और ये लम्हा मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। जो कुछ भी मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे में खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बे वक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, और मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वे मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी की जैसी हो। वे सब भरम पल भर में मिट्टी हो गया था। मैं दबे कदमों से वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो, और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वे ख़त्म ना हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल न रहते। मैं बेमकसद घर से निकलकर सड़क पर चला आया था, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, वो भी मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगा। कोई भी इज़्ज़तदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या ख़ानदान की कोई औरत इस तरह ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उन 6 महीनों में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके घर पर ही क्या कर रही थी। मेरा नाम रितेश है। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक गांव से है, और फिर मेरी ज़िंदगी में वे वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर में रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और वे 15 दिन में उन्हें वापस दुबई जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामों को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए, और मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया, कि मैं कहीं मेरी वजह से वे लोग परेशान ना हो जाए। ये सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया था, और वे उम्र में मेरे मामा से आधी और इंतहाई हसीन और खूबसूरत थी। शायद ये सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रितेश ये तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 20 दिन बाकी है, और तुम्हारे मामा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। मामी की बात सुनकर मैं उनके अंदाज़े से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात हो। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूँगा तो वे कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम उसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा,
और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूँगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो वे बहुत उदास नजर आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का भी ख्याल नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम ईशा है, तुम मुझे ईशा कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वे ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरी ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रितेश तुम मुझे ईशा ही कहकर पुकारो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें ईशा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वे इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ ईशा के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता वे मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वे मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वे मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज़ा इस कदर मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाता तो उन दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो ईशा को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये ईशा है, मेरी मामी है, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब ईशा उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वे कहने लगे कि यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद भी तुम्हारा मामू कैसे दुबई चला गया है? इतनी खूबसूरत बीवी को तना छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को ज़रा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वे लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहते हुए भी कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त तो मामी पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया और लेकिन रात को जब ईशा किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेने भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा था। पहले तो ईशा को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीव्स की नाइटी में उसके चांदी जैसे बाजू चमक रहे थे और उनके बाल गालों पर झूम रहे थे। एक लम्हे फिर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं 22 साल का था, एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नज़रें बार बार बहक रही थी। ईशा को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है रितेश, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका इतना क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने ईशा से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर ईशा ने कहा कि शायद मुझे ख्याल नहीं आया। वह अचानक ही मेरे करीब आई और मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वे मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर ईशा ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भरकर मेरे हवाले कर दिया। उसकी ये हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों का ईशा को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊँगा।
मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि ईशा मेरी मामी है और उसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी ईशा का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को ईशा से दूर रखकर पढ़ाई से ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को ईशा से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। ईशा भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और ढेरों बातें करती। वे बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर भी गुस्सा आता था। ये तो उन्हें ईशा को अपने साथ ले जाना था या फिर वे खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपनी दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की भी मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बहुत ही तकलीफ़ वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती ये वहाँ आकर पढ़ाई करे। इस तरह उनका दिल भी लग जाता। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। ईशा अक्सर ही मुझसे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा। और फिर ईशा की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर का खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने भी तबीयत ख़राब कर दी थी और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और 10 बज गए। 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा था कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ही ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वे छुट्टी पर था और इसलिए मुझे बरसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा था। अगर वे होता तो मुझे इतनी परेशानी न होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त ईशा गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैं ईशा के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। ईशा जिस हाल में अंदर मौजूद थी उसे देखकर मेरा खून खौल उठा था क्योंकि वे तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरे सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर ईशा की हालत ने सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वे दोनों मेरी पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे थे। ईशा हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि अब तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही नामर्द किस्म का लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया था कि वे यकीनन नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं ईशा, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता रहूँगा। तो ईशा कहने लगी कि वाकई ये मामू भांजे तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया है और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली थी तो उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ कि मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तगाज़े कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसों की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह मुझे छोड़ गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। ईशा ने खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने कर दी थी। मैं घर से बाहर निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी न बचता। मैं फुटपाथ पर बैठ कर सोच रहा था कि ईशा गलत है या फिर मेरे मामा
क्योंकि मेरे मामा ईशा को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ईशा ने जिस तरह उनके एतबार की धज्जियाँ ख़राब की थी वे भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला किया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि ईशा उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वे सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही हो रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी, इसलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं ईशा को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वे मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद वह ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों तरफ से ही थी और इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि जो फ़ैसला मैंने किया है क्या वे ठीक था या गलत। मुझे अपने मामा को ईशा की सच्चाई बता देनी चाहिए थी या नहीं। असल कसूरवार कौन था? क्या पति को अपनी बीवी को इस तरह छोड़कर प्रदेश जाना चाहिए? क्या आज के ज़माने में खुद को गंदगी से बचाना मुमकिन है? मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।